हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके इन्फोट्यूबर में। फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। उसमें 4 लेसन हमारे 8 क्लास के हो गए, 6 7 की हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई और आज लेसन नंबर हम 5 करेंगे। 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद दोबारा से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो हमने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया हमारे साथ, कौन कौन से बंदोबस्त किए हमसे कर लेने के लिए। बहुत मतलब शोषण किया हमारे लोगों का अंग्रेज़ों ने। तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित करी, हर जगह पे उन्होंने अपना कब्जा कर दिया। लेकिन उसके बाद जनता के अंदर एक ऐसा आक्रोश उठा कि जनता ने बगावत करनी शुरू कर दी और 1857 की क्रांति या विद्रोह आप कह सकते हैं वो हुआ। और उसके बाद क्या हुआ वो सब हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। ये देखो, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए ये विद्रोह 1857 के उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। नीतियाँ और लोग पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और जनता के उन बारे में जनता के ऊपर जो उनके प्रभाव पड़े उसके बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों पर सब तरह तरह से असर पड़े। आप ये भी देख चुके कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। तो उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। तो अब विरोध तो करेंगे, जब आपकी भावनाओं को कोई हर्ट करेगा तो आप ऑब्वियसली उसका विरोध करेंगे। कब तक आप सहन करते रहेंगे। वही चीज़ इन लोगों ने भी की। तो हमारे किसानों ने कैसे बगावत की, नवाबों की छिनती हुई सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत है वो छीनने लगी। उनकी सत्ता और सामान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट है वो तैनात किए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता है वो घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनकी राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय इलाकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मौत के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। मतलब गोद निषेध की नीति लागू कर दी और साथ में ये कि उनकी जो पेंशन है वो भी खत्म करने वाला ये निवेदन है वो इसका जो पेंशन रखने वाला निवेदन है उसको ठुकरा दिया। अवध की रियासत ने अंग्रेजों को कब्जे में ले लिया था और आखिरी रियासतों में से एक थी वो, क्योंकि कुशासन का आरोप लगा करके उसको छीन लिया था। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। ये देखो, अवध के ऊपर कब सहायक संधि थोपी गई? 1801 में। और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन है वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व है वो जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी कि मुगलों का शासन भी हम खत्म कर देंगे यहाँ से। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 में गवर्नर जनरल जो डलहौजी हैं उन्होंने ऐलान किया कि बादशाह है जो बहादुर शाह जफर है। ये देखो, ये क्वेश्चन है वो सीटेट में एज इट इज उठ के आया था कि किसने ऐसा कहा था कि मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ये बात किसने बोली थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और बाकी 2-3 नाम और आए थे। तो उसमें से आपको ये ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 के अंदर ये बात बोली थी कि बहादुर शाह है उसकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 के अंदर गवर्नर जनरल कैनिंग है, उन्होंने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ये भी लाइन एक बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर कि ये आखिरी बादशाह होंगे, ये किसने बोला था? ये कैनिंग ने बोला था और 1856 में बोला था। और वो 1849 में बोला था कि उनके डेथ के बाद उनके बच्चों को लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। उसके बाद आता है, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे हम और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दीजिए, क्योंकि मुगलों का प्रभाव खत्म करना चाहते हैं पूरी तरह से। किसान और सिपाही, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। सभी लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी और कंपनी के तहत काम करने वाले जो भारतीय सिपाही थे उनके असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। और 1824 के अंदर क्या हुआ, कंपनी सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने पे एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। और 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बना दिया और इस कानून में साफ कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा।
उसके बाद में आती है सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकना, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन किया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। और 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार है वो पहले जैसा रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन होगा कि अंग्रेज उनका धर्म है, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली उसको नष्ट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव भी चाहते थे। इन सुधारकों और अनेक सुधारकों के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अब बात आती है जनता की नज़र से। अब जनता क्या किस तरीके से इस चीज़ को देखती है। तो उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में सोच रहे थे, उसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़े। तो ये 84 नियमों की सूची आती है। देखो, ये महाराष्ट्र का एक गांव है, उसमें रहने वाले ब्राह्मण है विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक। ये कई बार इस पुस्तक का नाम पूछा जाता है, माजा प्रवास। ये विष्णु भट्ट जो गोडसे है, इन्होंने ये लिखी है, ये ब्राह्मण थे। तो इसके अंदर क्या लिखा गया, विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। वो अपने एक अनुभव के बारे में बता रहे हैं। विष्णु भट्ट लिखते कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई और जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वो वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। सिपाही ने उनसे कैसे बोला कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता से सारे राजा और राजकुमारियों की मौजूदगी में ऐसा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी और राजा उन्हें कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो सारी उथल पुथल मच जाएगी बुरी तरह से। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। तो ये बुक का नाम आपको याद रखना है, माजा प्रवास। किसने लिखी, विष्णु भट्ट गोडसे ने, और इसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलता है। सीताराम पांडे हैं, उनको 1812 के अंदर बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पे भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वो सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मार डाला था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अफसर जो कम नारगेट थे उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया और सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसका नारगेट ने हिंदी में अनुवाद किया कि फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये भी पूछा जाता है बहुत बार, सिपाही टू सूबेदार ये किसने लिखा था, ये सीताराम जी ने लिखा था। तो सीताराम पांडे के संस्मरणों का कुछ अंश इस प्रकार से था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना के नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावना को और हवा दी और उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह का दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। और उसकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे तो इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। ये देखो, मेरठ के अंदर विद्रोही जो है सिपाही वो अफसरों पर हमला करते हुए उनके घरों में घुसे और इमारतों में देखो आग लगाई। ये चित्र है सीताराम और विष्णु भट्ट, इनकी बुक, इनकी माजा प्रवास और इनकी सिपाही फ्रॉम टू सूबेदार, वो वाली फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार वाली मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं क्या थी और उन्होंने क्या भूमिका निभाई, ये सब आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा सारा। उसके बाद ये कहते हैं कि संयोग से इस समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों को कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान न जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया और हमारी रेजिमेंट के जो लोग को लेकर ये खबर भेजने लगे कि जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनके 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे और स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। वो कैसे बना? यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष है वो कोई अनोखी बात नहीं होती, चलता रहता है ये, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते कि राज्य की सत्ता है वो छिन भिन हो जाती है और बहुत सारे लोग मानने लगते कि उन सब का शत्रु है वो एक है
इसलिए वे सभी कुछ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इसी तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। और भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था और मई 1857 में शुरू हुई बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। और मेरठ से शुरू करने वाले सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तीव्रों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। उसके बाद आता है मेरठ से दिल्ली तक। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है। और मेरठ में तैनात जो दूसरे भारतीय सिपाही थे, ये देखो मंगल पांडे हैं। सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में लिए और अंग्रेजों की मालतों संपत्तियों को आग के हवाले किया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। आमादा का मतलब अड़े हुए थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन चलाएगा कौन। सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे और उन्होंने उनको अध्यक्ष भी बनाया था। तो मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी और यहाँ भी अंग्रेज अफसर है वो मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही है वो लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वो बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार थे। तो फिरंगी वर्ड क्या है? विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव आता है। फिरंगी मतलब फिरने वाले, आप कह सकते हैं एक प्रकार से घुमक्कड़, और वो आगे परेशान करे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया। तो वो बूढ़े बहुत थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। उनको सिपाहियों की मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर में मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम है वो सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े हैं वो मुगल बादशाह के नाम पर अपने इलाके पर शासन चलाते थे। और ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके का शासन है वो बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात है वो बदल गई। अक्सर ऐसा होता है, जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है नेचुरली। तो इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास भी मिलता है। बगावत फैलने लगी। ये देखो नाना साहब, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोहों का सिलसिला है वो शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने लगे और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र है ये नाना साहब। कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि खुद को पेशवा किसने घोषित किया? तो बाजीराव के जो गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने, कि वो बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। और लखनऊ की गद्दी से हटाए जाने के लिए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिश कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उसके बाद आता है बिरजिश कदर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। और उनकी माँ जो थी बेगम हजरत महल, उसने अंग्रेजों के खिलाफ है वो विद्रोह को बढ़ावा दे में चढ़कर हिस्सा लिया। और झांसी में लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों के साथ वो जा मिले। उन्होंने नाना साहब के सेनापति जो थे तांत्या टोपे, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था और विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पे उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन है वो खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। इसमें उन्हें अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया कि हमारे लोग हैं वो विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। ये कहावत है, ये किसने भेजी है, ये याद रखनी है आपको। जमींदार भी हमारे खिलाफ हैं, वो खड़े हो रहे हैं। तो इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी, तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे कौन कर। लखनऊ में जैसे हजरत महल है, नानाजी है वो कानपुर में है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो झांसी के अंदर कर रही है। इस तरह से फैजाबाद के अंदर क्या है, मौलवी अब्दुल्ला कर रहे हैं। फैजाबाद के अंदर मौलवी अब्दुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या है वो जुटा ली, और वो क्या हुआ, अंग्रेजों के से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे, और बरेली के सिपाही, बरेली के अंदर किसने किया, बख्त खान ने किया। लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया, और इस बगावत में मुख्य व्यक्ति साबित हुए वो बिहार में किसने किया, कुंवर सिंह ने। तो बिहार के अंदर कुंवर सिंह, और बरेली के अंदर बख्त खान, और लखनऊ में हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, और ये फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला। तो ये सब आपको याद करना है, कौन सा नेता है वो कहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद आता है कंपनी का पलटवार। तो इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि इतनी उथल पुथल मच गई। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाई, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। फिर उन्होंने दोबारा दिल्ली को कब्जे में ले लिया, और अंतिम जो मुगल शाह बहादुर शाह जफर है उन पर मुकदमा चलाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मारी। बहादुर शाह और उनकी पत्नी है वो जीनत महल है, उनको 1858 में रंगून जेल भेज दी। ये बहुत बार पूछा जाता है कौन सी जेल में उनको भेजा था लास्ट में, तो जेल में नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। 4 साल तक वो जेल के अंदर रहे। ये देखो, तात्या टोपे की स्मृति में एक जारी टिकट है। 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। पहले उन्होंने दिल्ली को लिया 1857 में, अब लखनऊ भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार गिराया। दुर्भाग्यवश कि रानी अवंतीबाई लोधी के साथ ऐसा हुआ कि खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से गिरा पाया और वो शहीद हो गई। तांत्या टोपे हैं वो मध्य भारत के जंगलों में रहते आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया, और उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर परंपरागत उनके अधिकार है वो बने रहेंगे। उन्होंने विद्रोह किया और उनसे कहा कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी और अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्होंने फांसी पे लटका दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने झांसी पे भी कब्जा कर लिया, दिल्ली पे भी, अवध, इधर लखनऊ पे भी कर लिया। तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण, मतलब 1859 तक क्या कर लिया उन्होंने, पूरा दोबारा से कब्जा कर लिया विद्रोह को दबा करके। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। पहले वाली नीतियाँ उनकी बिल्कुल, अब क्या हुआ, जो नया चेंज है वो देखना है हमने। ब्रिटिश संसद ने 1858 में कानून पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। मतलब सारे चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में ले ली। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का था वो ही एक सदस्य, उनको भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। यहाँ से गवर्नर जनरल है वो वायसराय बन गए और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया और फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत की शासन की जिम्मेदारी है वो सीधी अपने हाथ में ले ली। कहने का मतलब क्या है कि सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथों में ले ली। और दूसरी बात क्या कि उन्होंने देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में किसी भी भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दे दी, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे ब्रिटिश की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें
इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा क्या, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया। जैसे पहले सिपाहियों को ज़्यादा लेते थे भारतीयों को, अब कम कर दिया उन्होंने, और यूरोपीय सिपाही है उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ा ली। ये तय भी किया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिख और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती करेंगे। मतलब अवध, बिहार और MP वगैरह के नहीं लेंगे, वो बहुत कम लेंगे। गोरखा, सिख और पठान है उनको ज़्यादा लेंगे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति है वो बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। और अंग्रेजों ने फैसला किया भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे और भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई। उसके बाद क्या हुआ, 1857 के बाद एक नया चरण शुरू हुआ, और वो क्या था, खुदा संग्राम। एक केस स्टडी है ये 1857 की घटना से बहुत पहले। उसी प्रकार की घटना सन 1857 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। तो हमारे लिए इस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों को औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा। खुर्दा जो कि उड़ीसा के, कई बार ये भी पूछा जाता है खुर्दा कहाँ पे है, तो उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य है। और वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही 105 गढ़ों, जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके राजा और शासक वीर किशोर देव का स्व अधिकृत 4 परगनों में और जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ा था। और उनके पुत्र और उत्तराधिकारी मुकुंद देव इस दुर्दशा से विचलित थे और अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष के लिए अपने एक मौका देखते उन्होंने खोए हुए क्षेत्रों और जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशविरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें दोनों मुद्दों में से किसी एक पर सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। और इसका परिणाम क्या हुआ कि उड़ीसा ने दूसरे सामंत राज्यों के साथ मिलकर और मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्होंने अपने पद से विस्थापित होना पड़ा उन्हें, और अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया और सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी भू संपत्ति के राजस्व का मात्र एक 10 मास था, और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया और उनका निवास है वो पुरी में निश्चित कर दिया। उड़ीसा के अंदर पुरी है ना, जगन्नाथपुरी। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विरोधी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जो 1817 में गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। यही थोड़ा थोड़ा वही है। इसी तरीके से खुर्दा को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इससे राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पाइक, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की व्यापकता राज्यों की मांग में अनुचित वृद्धि और खुद संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई। इस कार्रवाई के फल 1805 और 17 के बीच में खुर्दा ने बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता और रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बाकायदा करो कि जमीन के षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा की वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमरवर राय, जिसे लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, वो ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वो एक भिखारी भी बन गए थे। अपने और अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों को स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। तो ये आप पढ़ लेना, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं सारा पढ़ूंगी तो ये आप रोक के इसको पॉज करके पढ़ लेना। तो मतलब ये एक तरीका दिखा रखा है कि इस तरीके से ऐसे हुआ था, लोगों को परेशान किया, तो उन्होंने कैसे कैसे विद्रोह किया था खुर्दा के अंदर, वो सब बता रखा है। जैसे 1857 का विद्रोह आया है तो ये उसी की तर्ज के ऊपर जैसे चलता हुआ दिखाया है इन्होंने। तो आज के लिए इतना ही। हमारा लेसन 5th हो गया कंप्लीट। कल 6th लेसन करेंगे और धीरे धीरे हम 8th क्लास को भी जल्दी से कंप्लीट करेंगे, फिर हम ज्योग्राफी पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।